लेट्स बिगिन। देखिए मैं यहाँ पर आपको समझाया था महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। चलिए इसका लाइव पोल कराता हूँ, कितने बच्चों को अभी याद है। महेंद्र कौन सा है ना, कौन सा संधि का एग्जाम्पल है और संधि विच्छेद अगर करेंगे तो कैसा होता है महेंद्र का। जल्दी आप लोग लाइव पोल करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 73 के लिए है। ओके वेरी गुड। यमन वोमन महेंद्र युगाल कोरटिया। बाकी लोग नहीं समझे आई थिंक। महेंद्र जो बेटा महाधन इंद्र होता है, इसका संधि विच्छेद करोगे। क्यों ऐसा होता है? देखो ये महा में लास्ट उच्चारण आ रहा है और ये ई आ रहा है। आ और ई मिलकर ए बनता है, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। महाधन इंद्र महेंद्र। जैसे आप रमाधन ईस बोलते हो ना बेटा, रमेश है ना, सुराधन ईस सुरेश, तो इसी के जैसे है ये महेंद्र जो है, महाधन इंद्र महेंद्र। आ के बाद ई आ रहा है तो वो ए बन रहा है, ठीक है। ए की मात्रा महेंद्र हो जा रहा है, महाधन इंद्र। लेकिन अगर ऐसा रहता महीधन इंद्र रहता तो महींद्र होता, महेंद्र नहीं होता, याद रखिए ना। अगर ऐसा रहता महीधन इंद्र तो महेंद्र होता, महींद्र ही वो दीर्घ स्वर संधि में आता। तो ये वाला जो है महाधन इंद्र रहेगा, ठीक है बेटा। क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है, इसको जानने से पहले इसको देख लीजिए कि निपात होता क्या है। ठीक है, मैंने कल पीडीएफ आपको भेजा था, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे। देखिए निपात के बारे में। निपात मतलब होता है अवधारक। इसकी परिभाषा ये है, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। कोई भी बात हम करते हैं उसमें उसको वो बात में भार हो, है ना, वो बात में जोर हो, तो हम कुछ और शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। तो भी जो वो वर्ड बोला ना, यही निपात शब्द है। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। मतलब इसकी परिभाषा आप लोग देख लिए ना, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे भी हो गया, तो हो गया, तक हो गया, केवल हो गया, ही हो गया, मात्र हो गया, आदि। ठीक है। देखिए निपात के कुछ उदाहरण है। तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, इस वाक्य में बताइए कौन सा शब्द जो है निपात शब्द है? ही। वेरी गुड। तुमने तो हद कर दी, इसमें कौन सा शब्द जो है निपात शब्द है? तो कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, कौन सा शब्द निपात है? भी। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, कौन सा शब्द निपात है? तक। धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, कौन सा शब्द निपात है? मात्र। नहीं 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 नहीं, है ना, नकारात्मक होता है निपात। मैं आपको अभी बताऊंगा, पर इसके प्रकार में आ जाएंगे, देख लीजिए। निपात के कार्य, जैसे प्रश्न करने वाले में ना, क्या वहां जा रहा है, इसमें क्या शब्द जो है ये भी निपात है, प्रश्न बोधक निपात है। अस्वीकृति में जैसे मेरा छोटा भाई वहां नहीं जाएगा, तो नहीं शब्द भी एक निपात शब्द है। जो डाल रहे हैं ना, नहीं जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा? वहां नहीं जाएगा, अतिरिक्त भार डाल रहे हैं हम वाक्य में। विस्मयादि बोधक, जैसे क्या अच्छी पुस्तक है, इसमें भी जो है के बाद जो वो लगा है ना, क्या बोलते हैं, विस्मय चिन्ह, तो भी एक निपात शब्द है, क्योंकि हम आश्चर्य से बोल रहे हैं। वाक्य में किसी शब्द पर बल देना बच्चा भी जानता है, तो भी जो शब्द है ये निपात है। निपात के प्रकार, जैसे हम स्वीकृति देते हैं कोई चीज, कोई वाक्य में स्वीकृति स्वीकार्य वाला वाक्य है, उसमें निपात यूज करते हैं।
तो हाँ इस्तेमाल करते हैं, जी इस्तेमाल करते हैं, जी हाँ आप लोग सुनते होंगे, है ना। हाँ सर, हाँ मैं कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं ना। जी सर उस काम को जी मैं कर दूंगा, तो ऐसे बोलते हैं ना आप लोग ना। तो जी जो शब्द है ये स्वीकृति बोधक निपात है। नकारात्मक बोधक निपात में जैसे जी नहीं या नहीं बोलते हो, सर मैं उस काम को नहीं करूंगा, काम को करूंगा नहीं करूंगा, नकारात्मक निपात है। निषेध बोधक मत, जैसे तुम उस काम को मत करना, ठीक है, निषेध बोधक है। आदेश भी दिया जा रहा है लेकिन निगेटिव वाला निषेध बोधक, तो ये जो है मत, ये भी एक निपात है। प्रश्न बोधक निपात, क्या है ना, क्या वह जा रहा है, तो क्या जो है प्रश्नवाचक निपात है। विस्मय बोधक निपात काश या क्या, इसमें जो है ना आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था। ये क्या जो शब्द जो है विस्मय बोधक निपात है, क्या अच्छी पुस्तक है, ऐसा आश्चर्यचकित होके बोल रहे हैं। तो ये क्या जो शब्द है विस्मय बोधक निपात है। और ये काश है ना, काश मेरा दोस्त भी आ जाता, अगर ऐसा सेंटेंस बोलोगे आप, वाक्य बोलोगे, तो काश शब्द जो है विस्मय बोधक है ना। विस्मय मतलब जो अचानक हमारे मुंह में निकलती है, जो सोच विचार की बात नहीं करते हैं, अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं, है ना, उस टाइप के वाक्य को विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। तो विस्मय बोधक निपात यूज करते हैं क्या, काश। तुलना बोधक निपात सा का इस्तेमाल करते हैं। अवधारणात्मक बोधक निपात में ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। राम लगभग 10 बजे पहुंचेगा, ऐसे बोलते हैं ना, तकरीबन। ठीक 10 बजे पहुंचेगा, तो ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, ये भी एक अवधारणात्मक बोधक निपात है। आदर बोधक निपात क्या है, निपात जी, ये है आदर वाला, किसी को आदर देते हैं ना वो। स्वीकृति में भी आपने पढ़ा है। बल प्रदाय बोधक में यही होता है, तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। तो सब लोग देख लीजिए, है ना, निपात जो है बल प्रदाय बोधक में तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, ये शब्द है। चलिए आगे करें बच्चों, तो चलिए आगे आते हैं जहां पे थे। कल सभी लोग टेस्ट देंगे, तैयार रहिए। क्या आप जा रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में ना, क्या आप जा रहे हैं। इसने बोला कि क्या जो है कौन सा बोधक निपात है, कौन सा निपात है बताइए। प्रश्न बोधक निपात है। मैं भी यह जानता हूं, क्या जानता हूं, मैं भी यह जानता हूं, भी कौन सा बोधक निपात है। अभी बताया मैं, लास्ट वाला निपात था भी जो है, क्या नाम रहेगा बताओ। बलदायक निपात, वेरी गुड। झूठ मत बोलो, मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। बोलो, अभी तो बोला तो वहां मत जाओ, ऑप्शन डी। निषेध है ना, आदेश दिया जा रहा है कि निगेटिव आदेश दिया जा रहा है कि मत जाओ, ऐसा निषेध बोधक है ना। मत बोलो, मत जाओ, ऐसा बोलते हैं तुम वहां मत जाओ, तो निषेध बोधक निपात है मत जो है। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, तक अभी जस्ट बताया मैं, कौन सा बोधक निपात है तक जो शब्द है। ऑप्शन सी। बलदायक निपात, वेरी गुड। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है, ही बताइए, ही कौन सा निपात है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। बलदायक। कौन सा निपात है बच्चों, ही जो है बलदायक निपात। बलदायक निपात यस। है। सबको जी। लगता है बलदायक निपात है यस। है ना। लास्ट में ही बताया था मैं, तो, भी, तक, ये सब बलदायक निपात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
तो ये भी आ जाएगा बलदायक निपात। कास, ये देखो कास शब्द आ गया, कौन सा निपात है कास? उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, कौन सा बोधक है ये? कौन सा बोधक निपात है बताइए बेटा? ऑप्शन सी। विस्मय बोधक निपात, अभी तो बताया विकास है ना। निपात के कितने प्रकार है? तो अभी आपको बताया था निपात के प्रकार, स्वीकृति बोधक है ना, नकारात्मक बोधक दूंगा मैं, पहले समझ लो, इजी के लिए दूंगा। नकारात्मक बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, तुलनात्मक बोधक, अवधारणात्मक बोधक, आदर बोधक, बलदायक बोधक। तो 9 प्रकार की निपात होती है। निपात कितने प्रकार के बच्चों? 9 प्रकार के हैं। तो आंसर नंबर डी रहेगा। निपात कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछेंगे तो 9 प्रकार के। ठीक है, कुछ मैं ना आपको इजी तो पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ उसके साथ साथ कठिन भी टॉपिक आ रहा है जो ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। कोई बात नहीं, अगर पूछ देते तो आप लोग रेडी रही है ना। निपात के बारे में अभी तक नहीं पूछे हैं, लेकिन अगर दे देते हैं कि ये दिए गए शब्द भी, इसको क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, निपात कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आप पढ़े रहोगे तो आपको पता रहेगा, है ना, कि सर ने बताया है किसी भी वाक्य को बोलने के लिए हम जोड़ डालने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को निपात कहते हैं। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश, चलो एक शब्द में आंसर दीजिए। उर्वरा, उर्वरा किसके लिए बोला जाता है? उर्वरा चलो बताओ तो। ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, किसके लिए किया जाता है? लाइव पोल दीजिए चलो सभी बच्चे। उर्वरा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? 30 सेकंड में आंसर दीजिए। ये हो जाएगा ना, फिर इंग्लिश में चलेंगे। इंग्लिश में भी ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हो, है ना। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक, है ना, डिटरमिनर्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, इनके क्वेश्चंस होना चाहिए। चलो 4-5 ने सही दिया आंसर। तो उर्वरा शब्द उपजाऊ, उपजाऊ शब्द के लिए उपयोग किया जाता है ना। उपजाऊ शब्द के लिए हम उर्वरा इस्तेमाल कर सकते हैं। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द में बताइए। जो व्याकरण जानते हैं, जिसको व्याकरण का ज्ञान अधिक है, उसको क्या बोला जाता है पता है? व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण, व्याकरण ज्ञाता। तो आपको बता देना चाहूंगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। जिस व्यक्ति को व्याकरण जानने वाला, व्याकरण का ज्यादा ज्ञान रहता है, उसको बोला जाता है व्याकरण। व्याकरण क्या बोलेंगे? व्याकरण। गाल बजाना का अर्थ आप लोग लाइव पोल में दीजिए। गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? जल्दी लाइव पोल में आंसर दीजिए। मुहावरे का अर्थ दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। मुहावरे का अर्थ बताइए। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ। ओके, वेरी गुड। केवल 4 ने सही दिए। कृतज्ञ, महेंद्र, यमन और भूपेश कुमार सोनकर। जल्दी भूल जाते हो जी, इसको मैंने टेस्ट में ही समझाया था। टेस्ट का क्वेश्चन था ये। जो आदमी ज्यादा डिंग हाँकता है ना, डिंग हाँकते हैं, डिंग हाँकना मतलब सेखी मारना, उन्हीं के लिए बोला जाता है गाल बजाना। जबरदस्ती का मुंह को यूज कर रहे हैं ना, डिंग हाँक रहे हैं। तो डिंग हाँकना शब्द जो है गाल बजाना का अर्थ होता है। पिटाई करना नहीं होता है, गाली देना नहीं होता है, क्रोधित होना भी नहीं होता है ना।
तो डिंग हाँकना को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गाल बजाना। अगर मगर करना करता है कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। चले इसके लिए भी लाइव पोल है। अगर मगर करने का मुहावरे का अर्थ बताइए। राम हमेशा गाल बजाते रहते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि राम हमेशा डिंग हाँकते रहते हैं, सीखी मारते रहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझना है बच्चों, सही आंसर दिया कीजिए। आज त्योहार वगैरह है क्या? बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए, शादी वादी का सीजन चल रहा है क्या? दीपक और एकता कहीं सही है। अगर मगर करना मतलब होता है बहाने बनाना, कपट करना नहीं होगा। इधर की बात उधर करना वो नहीं है, तो चापलूसी करना हो जाएगा। ये अगर मगर करना तब बहाने बनाना है ना। जैसे टीचर ने राम से कहा तुम पाठ याद करके आए हो, तो अगर मगर करने लगे, सर कौन सा पाठ कब बोले थे, ऐसे वैसे, ठीक है। या बहाना बनाना, जैसे सर मैं तो शादी में गया था, ऐसा वैसा, ठीक है। तो बहाने बनाना को ही अगर मगर कहते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है बहाने बनाना। शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से, चलो जल्दी पहचानिए, लाइव पोल में आंसर दीजिए। ये जो दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचान कर लाइव पोल में आंसर दीजिए। चलिए भोलेश्वर, दीपक कुमार, जल्दी कीजिए, आप लोग सही आंसर नहीं दे रहे हो। वेरी गुड, 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो बेटा ये जो शब्द लिखा है ना सच्चिदानंद, ये सही लिखा हुआ है। सच्चिदानंद ऐसे ही लिखा जाता है, सच्चिदानंद। ऊपर में ऐसे भी डाल सकते हो, ये ना डाल के, जैसे यहाँ पे ऐसे डाला है ना, ये अम के मात्रा ना डाल के ऐसे आधा ना भी कर सकते हैं, अम के मात्रा, तो उसमें अम वाला नहीं दिया है, आधा ना वाला दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये थोड़ा कठिन है, बता देता हूं। सुसुप्तु, सुसुप्ति, ये वाला शब्द है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, सुसुप्ति। सही वर्तनी वाला शब्द बोलेंगे तो ये जोशना हो जाएगा बेटा, बी। और ऐसी और कोई लिखा है क्या? ऐसी जो है सी भी वैसी है ना, तो बी और सी ये दोनों सही वर्तनी वाले शब्द है। शुद्ध शब्द बताइए, चलो इसमें आपको बताना है संपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण, कौन सा संपूर्ण सही है? चलो लाइव पोल में देते हैं आंसर। तो दो आंसर से एक जैसे है, ए और सी इज द राइट आंसर। ए भी सेम है और सी भी सेम है ना, तो शुद्ध शब्द क्या है? संपूर्ण, संपूर्ण, ठीक है। आंसर नंबर ए या सी दोनों है, एक जैसे है। दयानंद में प्रयुक्त संधि, दयानंद का अगर संधि विच्छेद करोगे तो दय धन आनंद होता है बच्चों, दय धन आनंद। अब आपको बताया था मैंने कौन सा संधि, कैसे पहचानोगे? दय, अगर दय पढ़ोगे तो या जो है ना आधा या और पूरे अ से बना है, तो लास्ट उच्चारण दय में आ रहा है, प्लस ये शुरू को उच्चारण तो आ रहा है, तो देखो ये आ और आ मिलके क्या बनता है? बड़ा आ। कौन सा संधि में होता है ऐसा, कौन बताएंगे? व्यंजन। कौन है व्यंजन बोल रहा है? क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? व्यंजन संधि में क्या होता है, यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि। यहाँ तो स्वर आ रहा है, दय उच्चारण में य जो आ रहा है, इसको उच्चारण में य आ रहा है, स्वर के बाद भी स्वर आ रहा है, यहाँ पे भी आनंद हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है बेटा। आप लोग कैसे पढ़ते हो यार, नाम मेरे डुबाने वाले हो क्या? 50 बार आपको संधि समझाया गया है। दीर्घ स्वर संधि, कपीस, कपीस का भी संधि विच्छेद कर देता हूं, कपी धन ईस, देखो ऐसा होता है कपीस। अगर इसको, अगर कपी, ये कपी, ये देखो आधा आधा प और ई के मात्रा जुड़ा है, तो ये लास्ट उच्चारण ई आ रहा है, इधर इधर भी बड़ा ई आ रहा है,
और दोनों मिलकर बड़ा ई बन जाएगा। मतलब बड़ा ई ऐसा लगता है ना किसी भी मात्रा लगाओगे तो चलो ये कौन सा संधि का उदाहरण है? कपीस, कपीधनीस, बोलो जल्दी दीर्घ स्वर। आप लोग। हाँ, दीर्घ स्वर संधि, वेरी गुड। दीर्घ, ये भी दीर्घ है ना? दोनों तरफ आ आए या ई आए या उ आए तो बड़ा उ बन जाएगा, ई आए तो बड़ा ई बन जाएगा, आ आए तो बड़ा आ बन जाएगा। चाहे वो बड़ा आ पहले आए उसके बाद आ तब भी बड़ा आ, चाहे छोटा आए उसके बाद बड़ा आए तब भी वो बनो कि बड़ा आ बनेगा, है ना? दीर्घ स्वर संधि में। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। चलो, सदा धन ए होता है, सदैव का संधि विच्छेद करोगे सदा धन एव, है ना? सदा धन एव, सदैव। कौन सा संधि पता है बच्चों? अब यहाँ पे तो नहीं दिया है तो आप दे देंगे स्वर संधि। सदैव होता है वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि। वृद्धि में क्या होता है? आ के बाद ए आने से वो ए हो जाता है ना? देखो सदा, इसमें आ का मात्रा है और ये ए है, तो आ और ए मिलके क्या बन जाएगा? ए हो जाता है। ऐसा, ये इसको नहीं लगाना है, ये एक बिंदु लगता है तो ए के मात्रा लग जाएगा। सदा धन एव, सदैव, स्वर संधि, दीर्घ स्वर, सॉरी, वृद्धि स्वर संधि। सन्मति, ये कौन सा संधि? हाँ, इसको बोल सकती है व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, ये सत धन मति। ये देखो लास्ट में आधा ता है, मतलब ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है? व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, मां भी व्यंजन उच्चारण है, तो सत धनमति सन्मति हो जाता है। ये त जो है अपने कौन से वर्ण में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में। त, त, थ, द, ध और ये ना, तो आधा नाम बच जाएगा, क्योंकि आधा ता आधा ना बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्वर नहीं है, व्यंजन है डायरेक्ट, इससे हो जाएगा सन्मति। सत धनमति सन्मति व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन में आप याद रखना हलंत लगा रहता है, अगर संधि विच्छेद हुआ रहता है तो उसमें, ठीक है? और हलंत लगाना मतलब वो बताता है कि वो आधा है ना? इत्यादि का संधि विच्छेद है। चलो, इत्यादि, इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? लाइव पोल कराऊं? चलो लाइव पोल है। इत्यादि संधि विच्छेद बताइए। ई धन आ बराबर या, यन संधि के उदाहरण है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 9 ने सही दिए, अभी अच्छा काम किए हो। इति धन आदि होता है, इत्यादि, ठीक है? यन स्वर संधि का उदाहरण है। मैं तो बोल दिया था क्या इति धन आदि करके, इसीलिए है, इसलिए सब लोग सही दिए, फिर भी कुछ लोग गलत ही सुने। इत्यादि इति धन आदि होता है, यन स्वर संधि का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण? फिर वही वृद्धि, सदैव नहीं है बोल रहा है, सदैव भी है, परमोदौर्य भी है, गुरुपदेश और जलौद, जलौद, है ना? आधन अ हो जाएगा, ठीक है? गुरुपदेश नहीं है, ये गुरुपदेश जो है, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, तो ये तो उसका है, क्या बोलते हैं, गुण स्वर संधि का उदाहरण है, एक ही मात्रा लगा है ना? निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कौन सा है? महर्षि, महाधर ऋषि, महर्षि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। और सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सूर्योदय, ये भी सर गुण स्वर संधि देवेंद्र। का उदाहरण। अरे देवेंद्र कहाँ से हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा, देवधन इंद्र, देवेंद्र, धन ई बराबर ए होता है, तो इतने गुण है सारी, एक बस नहीं है। दैत्याधन दैत्यारी, दैत्य धन आरी, दैत्य धन आरी, दैत्यारी, ठीक है? ये आ, इसमें आ रहा है उच्चारण, या आधा या बना तो आधा या और आ से तो ये आ और आ मिलके बड़ा हो जाएगा, तो दैत्यारी, ठीक है बेटा? ध्यान समझा करो आप लोग यार। दैत्यारी इज द दीर्घ स्वर संधि, ये याद रखेगा, ठीक है? इंग्लिश निकल गया था, चलो ठीक है। इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? चलो स्वर संधि का उदाहरण बताइए, लाइव पोल करा रहा हूं, कितने बच्चों को पता है?
इनमें से कौन सा शब्द जो है स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, समधन योग, संयोग। पवन का हो जाएगा पोधन अन, नमस्कार का हो जाएगा नमाधनकार, और मनोहर का हो जाएगा मनाधन हर। तो चलो बताइए आप लोग जो है कौन सा जो शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है? वेरी गुड, 6 ने सही दिए हैं। पवन जो है ये स्वर संधि का उदाहरण, अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। बार बार आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, पवन जो है अयादि स्वर संधि का उदाहरण है ना? स्वर संधि के प्रकार में पो धन अन होता है इसका उच्चारण बेटा। देखो 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 ना यार, पो क्या है, अंत में क्या आ रहा है? ओ की मात्रा लगा है ना, ओ और अ, ओ और अ मिलके आ होता है, अ होता है, ओ धन अ हो जाएगा, पवन पवन पव हो रहे हैं पवन। तो ये जो है अयाद ईश्वर संधि का संयोग, तो समधन योग है, ऐसा हो जाएगा। सम आधा सा म रहेगा और योग, तो ये संयोग हो जाएगा, मना में बदल जाएगा। और पवन यही हो जाएगा। नमस्कार नमाधनकार है, विसर्ग का उदाहरण है। मनोहर भी विसर्ग का उदाहरण है। पवन का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद फिर आ गया, पोधन अन। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि पूछा है, सप्तधर ऋषि, सप्त ऋषि, है ना? ये तो उसमें आता है गुण स्वर संधि में, ऋषि वाला। सत्कार, सत धनकार, सद धनकार, सत्कार, तथा सत्कार, हिमालय, हिमधन आलय, निराधन आधार, निराधार, ये विसर्ग हो जाएगा। सत्कार शब्द जो है ना, ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा शब्द? सत्कार। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? चलो बताओ तो, लाइव पोल करा रहा हूं, विसर्ग संधि कौन से में है जिसमें विसर्ग लगेगा? आहा, विसर्ग आहा लगाते हो ना, जल्दी लगा के दिखाइए। दीपक कुमार, भूपेश सोनबोर, हर सिन्हा नहीं सही दिए। बाकी क्या करते हैं यार, क्या करते हो आप लोग? अतादन एव, एव यही तो रहेगा बेटा। नराधन इंद्र नरेंद्र, गुण स्वर संधि। सतधन जन सज्जन, व्यंजन संधि। सदाधन एव, सदैव, वृद्धि स्वर संधि। अतः धन एव, विसर्ग संधि। क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है, उत्तधनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार बनेगा। आंसर नंबर बी, उद्धार। उत्तधनहार, उद्धार व्यंजन संधि का उदाहरण है। हलंत लगा है तो देख लो, हलंत लगा है मतलब व्यंजन उच्चारण है उसमें, तो ये ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, चले अगला और देखिए। ये आपका 100 क्लियर हो गया। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है, पर्यावरण, है ना? पर्यावरण, ईधन आ बराबर या, है ना? यन स्वर संधि का उदाहरण है। पर्यावरण कौन सा है, पता है ना सबको? नहीं मालूम? चलो बता ही देता हूं मैं। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है परिधन आवरण, परिधन आवरण, पर्यावरण। ठीक है। अनुनासिक का संबंध, अनुनासिक मतलब होता है बेटा ऐसे वर्ण जिनको हम नाक और मुंह दोनों से हम करते हैं। तो नाक और मुंह दोनों से करते हैं वो कहलाता है अनुनासिक। कोई भी वर्ग जैसे त वर्ग में त, थ, द, ध, न,
पांचवें वर्ण हमेशा नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होता है। ना क वर्ग में देखो क, ख, ग, घ, अंगा, ये भी नाक और मुंह से होता है। च वर्ग में देखो च, छ, ज, झ और या। तो पंचम वर्ण जो इसमें अगला क्वेश्चन पूछा था, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचम अक्षर। कोई भी वर्ग का मतलब व्यंजन वर्ण बोलोगे तो पांचवे वाले व्यंजन वर्ण हमेशा अनुनासिक होते हैं, जो मुंह और नाक दोनों से उच्चारित किया जाता है ना। अंगा, अंगा उच्चारण देखो मुंह और नाक दोनों से हो रहा है। ना, ग, का, च, छ, ज, झ, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, ब, भ, मा देखो, ठीक है। यस सर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से बच्चों? अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है ना। उसके बाद ए है, ओ है, सॉरी ए की मात्रा भी है, ए के बाद ए, फिर उसके बाद आएगा ओ, फिर आएगा औ। तो देखो बस इतना ही है। अम और अहा जो है अनुस्वार है, जिसको अयोग वहा भी बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है बच्चों। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछेंगे तो 11 समझ आ गया। आ, ई, उ, री, ए, ओ, अम सॉरी अम आ नहीं रहेगा, वो अनुस्वार है। आ, ई, उ, री, री के बाद ए, ओ, 11 हो गया। आपको पूछेंगे ह्रस्व स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन है? ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, मुंह कम खुलता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। तो ह्रस्व स्वर जो है ना, जिसको बोलने में कम समय लगता है, ये आ को बोलने में कम समय लगता है, ई को बोलने में कम समय लगता है, ऊ को बोलने में कम समय लगता है, और री को बोलने में कम समय लगता है। क्या बोला जाता है इसको? ह्रस्व स्वर। क्या बोले जाते हैं? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर बोलेंगे, बाकी जो स्वर है ना उसको दीर्घ स्वर बोलते हैं, जिसको बोलने पर ज्यादा समय लगता है, मुंह ज्यादा खुलता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको सबको बिल्कुल भूलना नहीं है, जो भी बात बताई जा रही है। बार बार बता रहे हैं फिर भी आप लोग याद नहीं कर रहे हो। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, एक शब्द में आंसर देना है आपको। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या है पता है? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व बोलते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, ऐसे शब्द के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक शब्द, तो अभूतपूर्व शब्द बोलते हैं, ठीक है। अगला, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, ऐसे शब्द जिसको कहा ना जा सके, ऐसे वाक्य जिसको कहा ना जा सके, वो कहलाएगा अकथनीय। ऐसे कथन जिसको कहा ना जा सके, वो कहलाएगा अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द होता है समयानुकूल। समयानुकूल। और जो सब कुछ जानता है, जैसे भगवान सब कुछ जानता है ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम सर्वज्ञ एक शब्द। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानते हैं उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, सर्वज्ञ। नेक्स्ट, जिसकी गर्दन सुंदर हो। आप लोग देखे होंगे रामायण में, ऐसा कौन से व्यक्ति थे, पात्र थे, जिनकी गर्दन सुंदर थे बहुत ज्यादा? नहीं मालूम? बाली और सुग्रीव को जानते हो आप लोग? बाली और सुग्रीव दोनों भाई है ना। तो सुग्रीव के गर्दन सुंदर थे, तो जिसकी गर्दन सुंदर उसके लिए सुग्रीव वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी कहलाता है, दंपति कहलाता है, युगल कहलाता है, युग्म कहलाता है? क्या कहलाता है? युगल। नहीं, पुरुष और स्त्री का जोड़ा दंपति में आ जाएगा, ठीक है। पति पत्नी भी होता है, ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन दंपति शब्द करेक्ट है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, चलो बताइए। अब जो शादी किए हैं वो पति पत्नी कहलाएगा, जो बिना शादी के रह रहे हैं दो, अगर महिला पुरुष, तो उसको दंपति बोलोगे ना। तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाएंगे दंपति।
कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति कहलाता है नवीनीकरण। क्या कहते हैं? नवीनीकरण। नए ढंग से कोई कार्य करते हैं तो एक शब्द इसके लिए भी याद रखना। जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है, तो जंगल में आग लगता है उसको बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं बच्चों? दावानल। याद रख लो सब लोग। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। अगर कोई प्रश्न पूछा उसके उत्तर नहीं बताया, उसकी अपेक्षा कर उत्तर बताएंगे ऐसा टाइप का, तो उसको व्यक्ति को बोला जाता है उत्तरापेक्षी। और ज्येष्ठ का विलोम, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, और छोटा क्या बोलते हैं? कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ। ये भी आपको याद रखना है। गमन का विलोम बताइए। गमन मतलब होता है जाना। आना के लिए क्या शब्द रहेगा? मन, आगमन। आगमन। अवनी का विलोम बताइए। अवनी। अवनी होता है पृथ्वी के लिए बोला जाता है, तो अवनी का विलोम होता है अंबर। हालांकि आसमान भी आकाश की बात करती है, आकाश है ना, लेकिन अंबर शब्द ज्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। अवनी। हे का विलोम बोलोगे तो ग्राहा होता है। हे तुच्छ होता है ना, हे शब्द, इसके लिए अगर विलोम बोलो तो ग्राहा। ग्राहा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। श्री गणेश का विलोम। श्री गणेश करना मतलब होता है शुरुआत करना, है ना। और विलोम अंत करना के लिए क्या बोलते हैं पता है? अंत करना किसी चीज का, किसी अध्याय का अंत करना, तो क्या कहलाता है पता है? मालूम है आप लोगों को क्या कहलाता है? इतिश्री, है ना। तो मैंने आज श्री गणेश किया, मेरा काम का श्री गणेश किया, ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो श्री गणेश करना मतलब शुरुआत करना, और इतिश्री मतलब अंत करना। अथ का विलोम, फिर अथ मतलब भी होता है शुरुआत, और इति हो जाएगी, इसका भी आंसर सेम है। अमी का पर्यायवाची शब्द, कौन सी चीज शब्द का पर्यायवाची अमी होता है? तो आपको बताना चाहूंगा, अमृत का पर्यायवाची शब्द अमी होता है। अमृत को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? और सुधा। क्या बोला जाता है बच्चों? सुधा। तो अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा और अमीय। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है पता है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्न गर्भा। ठीक है, क्या कहलाएगा? रत्न गर्भा। अभी जस्ट एक और बताया था, अवनी भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, रत्न गर्भा भी होता है। देखिए, जो संस्कृत भाषा शब्द है वो संस्कृत के कौन से धातु से बना है पता है? भास धातु से बना है। हम लोग भाषा जो यूज करते हैं हिंदी इंग्लिश, सॉरी हिंदी भाषा, ऐसा टाइप के भाषा, तो भाषा जो शब्द है वो भास धातु से बना है। तरुण का विलोम, तरुण मतलब होता है युवा, तो तरुण का विलोम होता है वृद्ध। इसको भी याद रखना है आपको, ज्यादा सारा नहीं है, 132 है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कराता हूं। इनमें से कौन से विपरीतार्थी शब्द पतझड़ का अर्थ है? पतझड़, अभी चल रहा है पतझड़, कौन सा ऋतु चल रहा है पता है ना सबको भी? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पत्ते गिरा रहे हैं वृक्ष लोग, कौन सा ऋतु चल रहा है? वसंत ऋतु ना। वसंत पंचमी मनाया ना अभी, वसंत ऋतु। बसंत पंचमी मनाया तो वसंत ऋतु चालू हो जाता है। पतझड़ का अर्थ होता है वसंत। गिरीश का संधि, फिर आ गया गिरीश, कौन सा संधि? अभी तो जस्ट बताया था मैंने, गिरी होता है गिरी धन ईश, कौन सा संधि का उदाहरण है? बड़ा ई हो जाएगा, ये छोटा ई और एक बड़ा ई मिलकर एक बड़ा ई बनेगा, क्या है? कौन सा संधि का उदाहरण है? दीर्घ। हाँ। अल्प प्राण वन कौन सा है? इसको थोड़ा मैं आपको कंफ्यूजन है, हालांकि आंसर क और ग अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण किसे कहा जाता है मैं कल बताता हूँ, ठीक है? कल मतलब मंडे को तो पढ़ना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ इसके बारे में। अल्प प्राण महाप्राण कल टेस्ट होगा ना। ग और ग अल्प प्राण है, ठीक है? इसका उच्चारण के हिसाब से अल्प प्राण महाप्राण बोला गया है, मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताता हूँ, क्लियर नहीं है ये। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? चलो बताइए, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? भस्म, हिंदू, चिन्ह, प्राण, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है? सर भस्म। नहीं नहीं, प्राण शब्द शुद्ध लिखा है, भस्म भी गलत लिखा है, हिंदू भी गलत लिखा है,
और चिन्ह भी गलत लिखा है, चिन्ह में ऐसा इसके अंदर रहता, भस्म भी गलत लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, चलो बताओ कौन सा शब्द अशुद्ध है? कलश, रसायन, कल्याण, पुण्य, कौन सा शब्द गलत लिखा हुआ है? सर ये रसायन। पुण्य ऐसा होगा रसायन। ना, ऐसा होता है कि नहीं, ये गलत, ऐसे ही रहेगा, ये रहेगा छोटा ऊ रहता है पुण्य में, ठीक है, छोटा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ नहीं रहेगा। कौन सी शब्द गलत है, चलो बताइए। नशा, मंद से होता है नशा। चिन्ह, निशान, शहर से बनता है नगर, स्त्री से बनती है नारी, कौन सा गलत है, चलो बताओ कौन सा युग्म गलत है? नासाबंद। अरे नहीं, मद, मंद से बनता है नशा, जो शराब पीते हैं उसे को मंद बोलते हैं ना, तो Yes. वो तो सर। सही है। निशान और चिन्ह एक जैसे है, और शहर से बनते हैं नगर, है ना, और स्त्री से बनते हैं नारी, तो वही बी इधर गलत लिखा हुआ है, बी जो है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, सबको पता है ना कितने प्रकार के होते हैं संधि? तीन। तीन। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फिर आ गया सुसुप्ति, उतना समय बताया था मैंने। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए, इसमें कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है, चलो बताओ। 132 में स्रोत। स्रोत, यस, स्रोत सही लिखा है, बाकी गलत है। संसारिक भी गलत लिखा है, सर्वोत्तम भी गलत लिखा हुआ है, कीर्ति भी गलत लिखा हुआ है। सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर को तोड़ना, को आपको अव्यय को देना है, विभक्ति लगाना है, तो कर्म को सिर तोड़ में समास है, कर्म तत्पुरुष समास। महात्मा में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, महात्मा, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और अलंकार के कौन सा इनमें से भेद है? अलंकार के कितने भेद है? 3 प्रकार होते हैं ना अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार, तो कौन सा शब्द इनके भेद है? शब्द अलंकार। अगला कल कराऊंगा, हाँ कल से जब मंडे को कराऊंगा इस विषय को, हिंदी का या इंग्लिश का करा दूंगा बीच में, तो उसमें ना आपका रस अलंकार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, और मैं सही आंसर देकर ये पीडीएफ को, दोनों पीडीएफ को भेज देता हूँ, आप लोग रीड कर लेना अच्छे से, समझ आ रहा है? यस। एनालिसिस करते हुए रीड करना, ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ओके बाय। बाय सर। बाय सर।